अब आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। Sir, my question is regarding the life of an aspirant, like when one prepares for any exam, be that civil service or any competitive exam. So there are the pool of things that one has to do, like you talked about the 7 mantras, being ethical, continuous learning, or one faces many troubles and hurdles. So how one should avoid all the like the distractions that one faces and stay consistent and disciplined? Like which is the ultimate thing that how one passes through. So your advice and opinion on that. Thank you. अभी 6 लोगों ने अलग अलग प्रश्न पूछे और मैं समझता हूँ आप लोगों के मन में और सारे प्रश्न होंगे, जरूर आप पूछे और खुद ही उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि मैंने आपको मंत्र दिया तो वो मंत्र से बहुत सारा चीज़ स्वतः अपने आप आपको जवाब मिलेगा कि उसका क्या उत्तर हो सकता है। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि जो 6 लोगों ने पूछा उन चीज़ों को मैं अपने कुछ अनुभव से उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं कहूँगा एक बार दोबारा खुद अपने आप एक्सरसाइज करिए। मुझे लगता है कई बार जब कन्फ्यूज़न होता है तो आप थोड़ी देर उसके बारे में सोचिए। मैं ऐसा करता हूँ, कई बड़ी बड़ी समस्याएं जब आती हैं तो मैं उसको अपने मन में दे देता हूँ, अब तुम इसका जवाब ढूंढो। और पता चला कि आज नहीं तो कल 2-1 दिन के अंदर या उसी दिन अगले दिन जब मैं ध्यान में बैठा हूँ तो उसका उत्तर मुझे मिल जाता है कि ऐसा कुछ है। या 2-3 दिन के बाद मैं कहीं टहल रहा हूँ तो टहलते टहलते मुझे लगा रही ये प्रश्न था, इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। और ये मैं आज नहीं बल्कि मैं पढ़ता था तब भी करता था, दिमाग को प्रश्न दे देता था। एक बार तो आपको घटना बताऊँ, मैं कोई पता चला कि कुछ लोग मुझसे एक प्रश्न पूछने आए। जब मैं पढ़ता था, मुझे ख्याल है 3rd ईयर में था, IIT में, एक प्रश्न पूछने आया। तब वो थर्मोडायनेमिक्स का पेपर था। 4-5 लोग आए थे कि इसको DS, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, मुझे बोले कि सॉल्व कर दो इसको। मैंने सॉल्व करने की कोशिश की पूरी अपने तरफ से, मैं नहीं कर पाया। इंसिडेंटली उस दिन आफ्टरनून में वही क्वेश्चन आ गया पेपर में। वहाँ पेपर में मैंने उसको पूरी चुटकी से किया, चुटकी के साथ सॉल्व हो गया मेरा, क्योंकि मेरा दिमाग उस क्वेश्चन के ऊपर घूम रहा था, चल रहा था, प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा था। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं था, उसके जैसा ही कुछ क्वेश्चन था, मैं उसको सॉल्व कर दिया। जब बाहर निकले तो उसके बाद लोगों ने पूछा, DS तुमसे पूछा था मैंने कि भाई वो प्रश्न जो है क्या हुआ, तुमने उसको बताया नहीं, देखो आ गया, हम लोग तो कर नहीं पाए। मैंने कहा यार बॉस, हमसे तो हो गया, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे दिमाग को हमारी वो घंटी बजा दी, घंटी बजना चालू हो गया तो उसका सॉल्व निकल गया, सोल्यूशन निकल गया, लेकिन उस समय नहीं कर पाया था। तो थोड़ा जैसे बच्चे होते हैं ना, आपस में गाली गलौज हो जाती है। मैंने कहा चलो, लेकिन मेरी कोई एथिकल ऐसा नहीं कोई डिलेमा कि मैं तुम्हें गलत करने के लिए, तुम्हें नहीं बताने के लिए था। मैं हमेशा सबकी मदद करता था, उसमें मदद करना चाह रहा था, लेकिन उस समय में नहीं कर पाया। कुछ कारण से हो सकता है कि इस वजह से नहीं कर पाया। तो मैं कहूँगा जो आपके दिमाग में प्रश्न है, ये इतना हमारी उर्वरक, ये भगवान ने मेधा दे रखी है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर आपको जवाब दे देगी। आप करके एक बार कोशिश करिए। या आपको एक नया मंत्र मैं दे रहा हूँ, जब मैं बहुत सारी लंबी किताब लिखूंगा तो इन बातों को लिखूंगा। तो ये नया मंत्र है कि आपके प्रश्न है, प्रश्न का जवाब खुद आपका दिमाग देगा। एनीवे, सबसे पहला जो है अनालिशा, अगर है एंद्रीशा, सॉरी फॉर रॉन्गली टेकिंग द नेम। उन्होंने जो बात की, बैठिए प्लीज़, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आपको चैलेंजेस हैं और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, इतनी सारी चीज़ कैसे करना है, बड़ा मुश्किल लगता है। एक आपने 80-20 रूल पढ़ा होगा, बड़ा 80-20 रूल। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि 20% काम करने से 80% रिजल्ट मिल जाता है, और 80% काम करने से 20% का रिजल्ट मिलता है। वो 80-20 भी हो सकती है, 90-10 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है। आप सोचिए इसमें से व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एट प्रेजेंट, नॉट दैट अदर्स को आपको छोड़ देना है। अगर आप ऐसा करना चालू करेंगे तो जैसे कि किसी मार्केट शॉप में आप जाइए तो शॉप में कुछ ऐसे 10-15 प्रोडक्ट हैं जो कि शॉप का 80% टर्नओवर दे देते हैं। अगर वो दुकानदार केवल उसी वो जो 10-12 जो हमारे जो ऐसे आइटम्स उन्हीं आइटम को रखेगा, फिर उसकी दुकान पे कोई नहीं आएगा। तो और चीज़ को करता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उसको साथ लेके चलना पड़ता है। मैं कहूँगा 80-20 रूल आप लगाइए, देखिए अपने आप को उत्तर मिल जाएगा।
20% ऑफ वॉट एवर आई डू प्रोड्यूस 80% ऑफ रिजल्ट्स. बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट फिर है. अपने दिमाग को क्वेश्चन दे दीजिए, देखिए आपका जवाब अपने आप जवाब दे देगा. अपने आप जवाब अपने देते आप जवाब देगा. ये मंत्र तो हमेशा मैंने कहा ना कि मैं जब पढ़ता था तब से लेकर के जब नौकरी में था तब भी हैं. जी. बहुत सारे मुश्किल हालात में मैं आता था कि इसका क्या जवाब है, समझ में नहीं आ रहा कुछ. I'll come. Thank you. जी. तो मैं ऐसा था कि मैं अपने दिमाग को प्रश्न दे देता था. मुझे नौकरी में भी, चाहे सेंट्रल विषय का काम हो, चाहे हमारा अर्बन का काम हो, कहीं भी अपने दिमाग को प्रश्न दे दिया, प्रश्न जवाब हमारा दिमाग अपने आप ढूंढ के बता देता था. आप एक बार करके तो देखिए, इस मंत्र को अपनाइए, देखिए कि आपको जवाब मिलेगा. जी बिल्कुल सर, धन्यवाद. बस बिलीफ रखिए, हैव द फेथ, बिकॉज द गॉड हु इज वर्किंग ऑन यू. थैंक यू. थैंक यू. दूसरा जो अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा, और बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा, दोनों, एक बच्चे वाला भी और दूसरा बड़े वाला भी. जो हाउ डू यू फील, कहाँ गांव में पेड़ के नीचे पढ़ने वाला बच्चा जो भारत सरकार का सचिव बन जाए, वो भी 5-5 साल अर्बन सेक्रेटरी रहे, 2.5 साल के यूपी का चीफ सेक्रेटरी. मैंने सोचा नहीं था, और मैं कभी चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए काम नहीं किया. मैंने चीफ सेक्रेटरी था भी, मैं सोचता नहीं था कि मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, या अर्बन सेक्रेटरी था, मैं सोचता नहीं था मैं अर्बन सेक्रेटरी. बस भगवान ने मुझे उस काम के लिए चुना है, इसलिए मन में कभी ये बात आई ही नहीं. अगर आप पूछो आईआईटी में भी उतना सारा रिकॉर्ड करने के बाद कभी आईआईटी वाला कोई बंदा कह नहीं सकता कि अपने आप को बड़ा. नहीं तो बहुत सारे लोग अपना, उनको 10.0 अगर स्कोर आ जाए या उनको ये 2-4 मेडल मिल जाए तो अपने आप को पता नहीं कहा हवा में झूलने लग जाते हैं. कभी ये मन में भाव आया ही नहीं. और अभी भी मेरे अंदर वही हम्बलनेस है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि वो ईश्वर हमको उस बात के लिए चुना है. और ईश्वर मुझे पता नहीं, अभी तक पता नहीं कितनी, ये भी नहीं मालूम मुझे कितनी लंबी जिंदगी दे रखा है. लेकिन मैं तो विकसित भारत के लिए काम करता हूँ, सोच कर कि 25 साल के बाद हमारा देश कहाँ पहुँचेगा. अगर किसी ऐसी चीज़ से मुझे लगता कि हमारा देश वहाँ पहुँच सकता, हम करेंगे. इसलिए नहीं कि मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा. जब आप पेड़ लगाते हो तो ये नहीं सोचते हो कि पेड़ का फल हमको मिलेगा. पेड़ का फल किसी को मिलेगा, लेकिन पेड़ को फलते हुए देख करके, पेड़ को बढ़ते हुए देख के आनंद मिलेगा. तो हम उस काम को करते हैं. अपना काम में अगर विश्वास रखो तो कभी ये आपके अंदर अहंकार तो आएगा ही नहीं आएगा. आई नेवर फील सो, और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा. लेट मी टेल यू वेरी फेयरली, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ आपने कही अद्वैत, वो जगतगुरु शंकराचार्य की फिलॉसफी अद्वैत फिलॉसफी है, जिसे जीव और ब्रह्म को, अद्वैत दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं. अपने आप के अंदर अपने जीव को आप अनुभव करते, अपने जीव के अंदर अपने ब्रह्म को अनुभव करते हो. हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसका आप अनुभव करते हो. बहुत अच्छी बात है. जो चाहे द्वैत फिलॉसफी हो, माधवाचार्य की द्वैत फिलॉसफी हो, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य की जो अद्वैत फिलॉसफी हो, या दोनों के बीच की वैश्विक बहुत सारी और फिलॉसफी हमारे देश में, आप किसी फिलॉसफी को विश्वास करो, लेकिन सारी की सारी फिलॉसफी एक ईश्वरीय शक्ति में जरूर विश्वास करती है. एक कुछ है जो हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है, हम सबको चला रहा है, उसमें विश्वास करती है. वो चाहे हमसे अलग है, चाहे हमारे साथ है, हमारे लिए है, हमारे हमको देने के लिए है, जो कुछ भी है, आप उसको सोचो तो फिर अपने आप आपको उत्तर मिलने चालू हो जाते हैं. हर्षिता का जो डिलेमा, यस, डिलेमा तो सब जगह होता है. 2 राहें, एक ही 2 राहें नहीं बल्कि 3 राहें और 4 राह चौराहे भी पड़ते हैं. इधर मुड़े, उधर मुड़े, इधर मुड़े, कहाँ मुड़े. डिलेमा इज पार्ट ऑफ लाइफ. एंड आपका हर डिसीजन आपको कुछ फायदा भी देता है, कुछ नुकसान भी देता है. देयर इज ऑलवेज गिव एंड टेक इन द लाइफ. नथिंग, देयर इज नो फ्री लंच. कहीं कुछ फ्री कुछ भी नहीं होता है. आपको लगता है कि हमें फ्री है, पर कुछ नहीं है फ्री है जिंदगी में. जिंदगी में सब कुछ, हर जगह आपको उस डिलेमा के साथ चलना. लेकिन आपका एक रडर अगर क्लियर हो, आपकी एथिकलिटी, अगर आपका जो डायरेक्शन बड़ा क्लियर हो कि हमको ये काम करना. जैसे अभी निहाल दीक्षित जी हैं, यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं. अगर ये सोच रहे हैं कि ये जो डॉक्टर बन करके, अभी बहुत सारे बच्चे होते पहले ही से सोचना चाहिए कि हम त्रिहन साहब बन जाएंगे और हम इतना बड़ा चीज़ करेंगे. नहीं, हम एक मेडिकल सर्विस करने के, क्या मालूम कल को आपका रास्ता त्रिहन साहब वाला रास्ता हो, क्या मालूम आपका रास्ता डॉक्टर रेड्डी का रास्ता हो, क्या मालूम आपका रास्ता कहाँ का है. लेकिन आज के दिन में, टुडे आई विल डू माई जॉब द बेस्ट. फिर डिलेमा कुछ नहीं होगा.
अगर हमारा रडार क्लियर है कि हमको रास्ता मालूम है कहाँ पहुँचना है, तो फिर कभी आप भटकोगे नहीं, अटकोगे नहीं, सीधा चलते जाओगे। इसलिए कीप योर रडार, कीप योर क्लियर थिंकिंग। ये आपको बिल्कुल साफ, जैसे मैं अपने अधिकारियों से अपने साथ जब करता था, मैं लोगों से कहता था कि जब मैं लद्दाख गया था और लद्दाख में मैंने जब देखा था माता सिंधु नदी को देखा था, और सिंधु नदी के किनारे ही मैं ठहरा हुआ था एयरफोर्स के गेस्ट हाउस में। जब मैं उसको देखता था, सुबह एक एक कंकड़ पत्थर नजर आते थे पानी के नीचे। इतना शुद्ध साफ पानी है, आसमान इतना शुद्ध लद्दाख में। आपकी थिंकिंग वैसी होनी चाहिए कि आपको एक एक चीज नजर आनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। आप एक धीरे धीरे अभ्यास करके देखो, बहुत सारा भटकने का रास्ता मिलेगा। अभ्यास करके देखो कि अपने आप थोड़ा सा, कभी जो मैंने कहा योग प्राणायाम ध्यान करके देखो कि अपने अंदर बहुत सारी चीजें अपने आप आनी चालू हो जाएगी। डॉक्टर राधिका जी ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो आपने बात की मैं उसकी नहीं बात कर रहा था। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िएगा, ऑन द फर्स्ट नहीं सेकंड पेज, अब मुझे याद नहीं है सेकंड पेज या थर्ड पेज, आई थिंक सेकंड पेज के ऊपर है, पूरा नीचे एक आर्टिकल है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक जुडिशियल अमेरिका की जो कोर्ट है, उस कोर्ट को उसने पूरा का पूरा आर्टिफिशियल पैदा किया और पैदा करके उसको दिखाने की कोशिश किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ग्रेट टूल। जब पहले बार जो मानव सभ्यता में जब आग का आविष्कार हुआ था, इट वॉज ए ग्रेट टूल। आग हमारे लिए भोजन भी पका सकती है, आग हमारे लिए बहुत नई नई चीजें कर सकती है, और आग हमको जला के खाक भी कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओनली ए टूल, इट इज जस्ट ए टूल डेवलप्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। इट कैन प्ले पॉजिटिव, इट कैन प्ले नेगेटिव। इसके माध्यम से आप देखिए कि कितने सारे मेडिकल फील्ड में कितना सारा परिवर्तन हो गया है, कितना नई नई चीज़ें आ रही हैं, कितना एजुकेशन में नई नई चीज़ें आ रही हैं। हम लोग यूज़ करते थे, कितना हम अर्बन में इसको यूज़ करते थे, कितनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, नई नई संभावनाएं, नई नई रास्ते खुल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। लेकिन उसका नेगेटिव भी है, तो हमें उस नेगेटिव पॉजिटिव में, आप प्रधानमंत्री जी का स्पीच जो पेरिस में हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उनकी स्पीच को सुन लिएगा। इससे मार्वलस स्पीच, आप उस स्पीच को सुनिएगा, आपको एक बार नहीं 3 बार सुनने का मन करेगा। आपको लगेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। इरशाद साहब, आपने बात की इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। मैं आपको कह सकता हूं कि जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, वो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों द्वारा, हिंदुस्तान के प्रयोग, हिंदुस्तान का सारा मटेरियल प्रयोग करके, ये पूरी की पूरी हमारे देश की अपनी पार्लियामेंट है। इनफैक्ट मेरा एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था जिसमें पार्लियामेंट का पीएम साहब ने शिलान्यास किया था। उसमें एक आर्टिकल, आप गूगल करके मेरे आर्टिकल को पढ़िएगा, मैंने लिखा था पीपल्स पार्लियामेंट। ये लोगों की अपनी पार्लियामेंट है। लोगों ने, आप पुरानी पार्लियामेंट अंग्रेजों ने बनाई थी, और पार्लियामेंट के लिए नहीं बनाई थी, वो काउंसिल बिल्डिंग थी। वहाँ वो मीटिंग किया करते थे, जो राजा महाराजा आते थे उनके साथ वो मीटिंग किया करते थे। वो तो बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारे देश ने संविधान अंगीकार किया और लगा कि हम पार्लियामेंट को, हमको जो बाई कैमरल व्यवस्था होगी, लोकसभा, राज्यसभा और ये हमारा सेंट्रल हॉल होगा, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर की गई। वो पूरा एक मंजिल उसको जोड़ा गया, जिसकी वजह से उसका डोम नहीं नज़र आता है। उस पार्लियामेंट का जो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर, वो एक मंदिर है वहाँ पे झांसी के आगे, वो गोल, मैं नाम भूल रहा हूँ मंदिर का नाम, उस आर्किटेक्चर पे उस पर बना हुआ है। लेकिन हमारी जो नई पार्लियामेंट बनी है, ये तो पूरा डॉक्टर बिमल पटेल, अहमदाबाद के इतने बड़े नामी आर्किटेक्ट हैं, उनके द्वारा ये सारा प्लान करके किया गया। और जो वहाँ पे आप इसकी बात कर रहे थे, पेड़ों की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट के भीतर एक पीपल का पेड़ है। वहाँ पे लोगों को जानकारी भी नहीं है। जब कभी उसके बारे में लिखा जाएगा, सोचे नीचे इतना डायनामाइट से पत्थरों को तोड़ के जो नीचे का बना है, उस पेड़ को बचाने के लिए हम लोग एक्सपर्ट बेंगलोर से बुलाए थे, और उसको कैसे पेड़ को बचाया। आज वो पेड़ पूरा लहलहा रहा है। मैं समझता हूँ दुनिया, मुझे तो नहीं जानकारी, मैं अपने इसका ज्ञान नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हमारे देश का ऐसा पार्लियामेंट है जिस पार्लियामेंट के आंगन में पीपल का पेड़ है, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो हमारे बरगद और तमाम सारे और पेड़ वहाँ पे लगाए। उसके भीतर आंगन है और आंगन के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं।
जो हमारे सेंट्रल विस्टा के ऊपर तमाम सारे पेड़ थे, कोई कटे नहीं है, और जो हमें हटाना था उन सबको हमने ट्रांसप्लांट किया है। और वहाँ पे संख्या हमने, आप मेरे बहुत सारे जवाब होंगे या सेंट्रल विस्टा की एक वेबसाइट, उस पर जाकर के आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ नए लगाए गए हैं पूरे सेंट्रल विस्टा पे। संख्या बढ़ाई गई है केवल उसको और एक नई शेप देने के लिए। आपको बड़ा गर्व होगा जो हमारा जो कर्तव्य पथ उसको देख करके, और उसका एक एक अंक को, चूँकि मैं उसके पूरी प्लानिंग से लेकर उसके एक्जीक्यूशन में जुड़ा हूँ, केवल उद्घाटन को छोड़ के बाकी सारे काम मैं करके गया था। तो इसलिए आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे हमारे देश के लोगों ने, और गर्व महसूस होगा ये हमारे लोगों ने हमारे लोगों के लिए किया है, ये आपको अच्छा महसूस होगा। लास्ट में मैं नाम अच्छे से नहीं समझ पाया था, लुहाना या इस तरह का कोई नाम था, लुगना, अच्छा ठीक है, लुगना। कैसे आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी करोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा, कुछ भी करोगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। अपना लक्ष्य साफ रखो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, और जो डिस्ट्रैक्शन है उनको इग्नोर करते जाओ। आएंगे डिस्ट्रैक्शन, आएंगे, बहुत सारे मन में होगा ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे भी कर लें, ये बड़ा, इसमें बड़ा ऑफर है, इस ऑफर को चले जाए, बहुत सारा आएगा। लाइफ में नथिंग इज स्ट्रेट लाइन, जिंदगी में कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कुछ भी सीधा नहीं चलता, सब टेढ़े मेढ़े पाथ से होकर चलना पड़ता है। लेकिन यू हैव टू नेविगेट थ्रू, इफ योर फोकस इज क्लियर कि हमको वहाँ पहुँचना है, आप निश्चित तौर पे पहुँचोगे, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं इन बातों के साथ एक बार दोबारा शारदा विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। डॉक्टर अनविति जी को, राधिका जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये ऑनर दिया कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इग्नाइटिंग द माइंड, ये जो बच्चों के अंदर जो उस आग जलाने की बात है जिससे वो अपनी क्षमता को हासिल कर सके, उसके ऊपर आपने जो पहला मुझे मौका दिया, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत सारे और लोग आएंगे, बहुत सारे लोग अपने अनुभव को शेयर करेंगे आपसे। मैं भी कुछ किताबों के ज्ञान को भी शेयर करेंगे। मैं तो जो बात किया वो आपसे अपने खुद के अनुभव को, किताब से नहीं, किताब तो मैं अब आएगी मेरी जब मैं लिख करके निकालूंगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद।